ओके, सो मैनेजमेंट अप्रोच को भी हम लोगों ने जो वेटेज असाइन की हुई है वो यहाँ पर की हुई है 30%। अच्छा, अब ये एक और चीज़ कि ये जो वेटेजेस असाइन हुई हुई हैं ये भी वेरी कर सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक टेक्निकल अप्रोच की वेटेज कुछ हो सकती है और मैनेजमेंट अप्रोच की कुछ हो सकती है, पास्ट परफॉर्मेंस की कुछ हो सकती है। तो हर एक की वेटेज जो है वो आपके प्रपोजल इवेल्युएशन शीट के अंदर बायर टू बायर डिफरेंट हो सकती है। इसी तरह से पास परफॉर्मेंस की इन्होंने 20% रखी हुई है। क्या आपने जहाँ का प्रपोजल एक्सेप्ट करना है या जहाँ से प्रपोजल्स आपको आए हैं उनकी पास परफॉर्मेंसेस क्या हैं। अगर वो पुअर है तो फिर आप उसको 20% में से कम वेटेज देने की कोशिश करेंगे, और अगर वो ज़्यादा है तो फिर आप उसको अच्छी परसेंटेज देने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से प्राइस जो है उसने रखी आपकी काम के लिए, आपके जो उसने आपकी जो भी सर्विसेज उसने आपको प्रोवाइड करनी है उसके लिए आपने प्राइजेस की जो वेटेज रखी है वो रखी है आपने 20%, और उसी हिसाब से आप यहाँ पर वेटेज दे देंगे, रेटिंग और स्कोर, और फिर टोटल जो है वो आपके पास हो जाएगा आपका 100%। डिटेल क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग सप्लायर्स आ जाता है। यहाँ पे अब आपके पास जो डिटेल जो आपने मेंशन करनी है वो क्या है कि सबसे पहले आपके पास क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर्स एजुकेशनल बैकग्राउंड एक्सपीरियंस, आपने उसको जो पॉसिबल पॉइंट दिए हुए हैं वो 10 दिए हुए हैं। आप सप्लायर 1 को आपने इतने पॉइंट दिए, 2 को ये और 3 को ये। इस तरह से प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफाइड है या नहीं है। अगर तो वो सर्टिफाइड है तो आप उसको पूरे 5 मार्क्स दे रहे हैं, अगर नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है आप उनको 0 असाइन करेंगे। प्रेजेंटेशन और मैनेजमेंट अप्रोच, उनकी मैनेजमेंट के हिसाब से प्रेजेंटेशन के कितने मार्क्स आपने रखे हुए हैं। आपने 5 रखे हुए हैं लेकिन अब आप उसके अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये पीएमपी सर्टिफिकेशन जो है ये तो सिंपली आपके पास होगी या ये येस में होगी या फिर ये होगी नो में। मतलब कि अगर तो ये येस होगी तो आप इसको पूरे 5 दे देंगे, और अगर ये नहीं होगी तो आप 0 देंगे। ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी, वो किस तरह से प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं उसकी मेथोडोलॉजी के आपने 10 मार्क्स रखे हुए हैं तो वो आप अकॉर्डिंग टू सप्लायर्स दे देंगे। और टोटल स्कोर जो है वो आपके पास यहाँ पर बन रहा है, पॉसिबल पॉइंट जो है वो 30 में से बन रहे हैं, और आप यहाँ पर सप्लायर 1 के टोटल देख लो 24 है, जो सप्लायर 2 है उसके टोटल 13 है, और सप्लायर 3 जो है वो उसके टोटल 28 है। तो इस सिलेक्शन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप अपने जो फाइनल सप्लायर करोगे वो करोगे सप्लायर नंबर 3 को, क्योंकि उसके पॉइंट सबसे ज़्यादा हाई है। बी केयरफुल इन सेलेक्टिंग सप्लायर्स एंड राइटिंग देयर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब आपने इस चीज़ में थोड़ा केयरफुल रहना है कि आपने किस तरह से सप्लायर्स को सिलेक्ट करना है और किस तरह से उनके कॉन्ट्रैक्ट लिखने हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पास डिफरेंट तरह के हैं और आपने उनमें से चूज करने होते हैं। मैनी डॉट कॉम कंपनीज वर क्रिएटेड टू मीट पोटेंशियल मार्केट नीड्स। बहुत सारी कंपनीज जो है वो मार्केट नीड्स को ही पूरा करने के लिए बनाई गई हैं, बट मैनी वेंट आउट ऑफ बिजनेस, लेकिन बहुत सारी जो है वो बिजनेस से बाहर हो गई है। Mainly due to poor business planning, lack of senior management operations experience, lack of leadership and lack of vision. अब आपने जब भी कोई सप्लायर सेलेक्ट करना है तो फिर आपने ये देखना है कि कंपनी जो है वो ठीक थी, मतलब एक रजिस्टर्ड कंपनी थी, लेकिन उस रजिस्टर्ड कंपनी की जो बिजनेस प्लानिंग थी, उसकी मैनेजरियल जो ऑपरेशंस थे वो पुअर थे, और उसकी वजह से अब वो मार्केट में उस तरह से अपना नाम नहीं रखती हैं, उनकी लीडरशिप स्किल्स जो है वो बड़ी पुअर हो गई हैं। सो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है जब भी अपने सप्लायर को सिलेक्ट करना है। इवन वेल नोन सप्लायर्स कैन हिंडर प्रोजेक्ट सक्सेस, और इवन आपके जो बड़े अच्छे जो आपके सप्लायर्स हैं वो भी आपके प्रोजेक्ट की सक्सेस में रुकावट बन सकते हैं। बी श्योर टू राइट एंड मैनेज कॉन्ट्रैक्ट्स वेल विद ऑल सप्लायर्स। तो आप जो भी सप्लायर सेलेक्ट करें उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट लिखते हुए अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी ख्याल रखें। इसके बाद अब आपके पास जो अगला पॉइंट आ जाता है, दिस इज पॉइंट नंबर 5। सॉरी, तो पॉइंट नंबर 5 जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पॉइंट, जिसमें हमने कहा था कि आपने रिलेशनशिप जो है वो मैनेज करने हैं, मेंटेन करने हैं विद योर वेंडर्स। कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर्स दैट द सेलर्स परफॉर्मेंस मीट कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट। आपकी जो सेलर की परफॉर्मेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होनी चाहिए। मतलब जो भी आपने उनके कॉन्ट्रैक्ट लिखे हैं आपके सेलर उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, तो यू शुड हैव टू हैव द कीन ऑब्जर्वेशन ऑन देयर परफॉर्मेंसेस। Point number 2, contracts are legal relationships. So it is important that legal and contracting professionals be involved in writing and administrating contracts. अब आपने जो कॉन्ट्रैक्ट लिखे हैं वो आपको पता है कि वो एक लीगैलिटी होती है, कानून के मुताबिक बनाया गया होता है, तो इसलिए ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी कभी कॉन्ट्रैक्ट लिखें या कभी भी कोई आप प्रोफेशनल राइटिंग लिखें तो आप उसके अंदर एडमिनिस्ट्रिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आप उसको मेंटेन करते रहें, उसको अपडेट करते रहें। Many project managers ignore contractual issues which can result in serious problems.
अब अगर पीएम जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल इश्यूज को डील नहीं करेंगे, सप्लायर्स अपनी मर्जी के काम करते रहेंगे, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, तो लॉन्ग रन के अंदर प्रोजेक्ट खराब होगा। और फिर उसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर को बाद में जो चीज़ फेस करनी पड़ेगी, उससे बेहतर यह है कि वो पहले से ही इस चीज़ को साथ के साथ मॉनिटर करते हैं और ऑब्जर्व करते रहें। सजेशन ऑन चेंज कंट्रोल फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर किसी भी तरह की तब्दीली आती है कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, तो उसके लिए ये सजेशन हैं जो आपको ऑब्जर्व करनी होंगी। ये भी कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनता है। Changes to any part of the project need to be reviewed, approved and documented by the same people in the same way that the original part of the plan was approved. अब अगर किसी भी तरह की तब्दीली आई है आपके जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर, तो उसको उन्हीं लोगों के साथ डील करना चाहिए और उसी तरीके से डील करना चाहिए जिस तरह से पहली बार कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया था, उसको उसी पैरामीटर्स के ऊपर जस्टिफाई होना चाहिए। इवेल्युएशन ऑफ एनी चेंज शुड इंक्लूड एन इम्पैक्ट एनालिसिस, और हर तरह के चेंज का इम्पैक्ट जो है उसको जरूर एनालाइज कर लेना चाहिए कि हमने जो भी तरह का चेंज किया है उसको इवेल्युएट करके देखें, उनका एनालाइज करके देखें। हाउ विल द चेंज अफेक्ट द स्कोप, टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड। और आपको पता है कि ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं आपके प्रोजेक्ट को लेके, तो इसलिए आपने ये देखना है कि जो भी चेंज आएगा वो टाइम के ऊपर कितना इफेक्ट करेगा, कॉस्ट के ऊपर कितना इफेक्ट करेगा, स्कोप के ऊपर कितना इफेक्ट करेगा, क्वालिटी के ऊपर कितना इफेक्ट करेगा। हर चीज के ऊपर आपने अपने चेंज का इफेक्ट देख के चेंज को आपने एक्सेप्ट करना है। Changes must be documented in writing. Project team members should also document all important meetings and telephone calls. और जितनी भी चेंजेस आते रहे उसको डॉक्यूमेंट हो जाना चाहिए। टीम मेंबर्स को चाहिए कि वो हर तरह की कॉन्वर्सेशन को डॉक्यूमेंट करें। इवन अगर आपने फोन कॉल्स किए हैं तो उसको भी डॉक्यूमेंट करें ताकि वो चीज़ बाद में ऑथेंटिकेटेड रहे कि आपने ये सारे काम परफॉर्म किए थे। आखिरी जो आपके पास अब प्रोसेस है आपके प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट का, वो है कॉन्ट्रैक्ट क्लोज आउट। मतलब आपने जैसे सबसे पहले आपने क्या किया, प्लान किया था प्रोक्योरमेंट को, उसके बाद आपने सॉलिसिटेशन को प्लान किया था, फिर आपने सॉलिसिटेशन की थी, उसके बाद फिर आपने ये देखा था कि आपने कौन से सोर्सेज को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे थे, कॉन्ट्रैक्ट को एडमिनिस्टर किया था, और अब फाइनली जब सारी चीज़ें डन हो गई हैं तो अब आपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़त्म करना है, बंद करना है। So contract closeout includes product verification to determine if all work was completed correctly and satisfactorily. So आपने ये देखना है कि आपने अपनी प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन करनी है, ये देखना है कि जिस तरह से ये डिमांड की गई थी उसी तरह से ये सारा काम डन हो गया या नहीं हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज टू अपडेट रिकॉर्ड्स टू रिफ्लेक्ट फाइनल रिजल्ट्स। इसके बाद आपने ये देखना है कि जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ हैं वो अपडेट हो गई हैं, उसके रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो गए हैं ताकि ये देखा जा सके कि जो फाइनल जो रिजल्ट्स हैं वो अपडेटेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उनको अपडेट किया जाएगा। सेकंड थर्ड पॉइंट है आपके क्लोज आउट का, अचीविंग आर्काइविंग इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। आपने किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है, स्टेटमेंट ऑफ वर्क बनाया है, आपने रिसर्च वो अपने प्रपोजल्स, आपने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स लिखे हैं, जितनी भी तरह का डॉक्यूमेंट बनाया है, जितनी भी तरह की कम्युनिकेशन जिसको आपने डॉक्यूमेंट किया हो, सबको आर्काइव कर लें ताकि कभी फ्यूचर में उस तरह का कोई प्रोजेक्ट हो तो आपको हेल्प हो सके सप्लायर सेलेक्ट करने में और बाकी सारे कामों में भी। प्रोक्योरमेंट ऑडिट आइडेंटिफाई लेसन्स लर्न इन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। तो जब आपके प्रोक्योरमेंट को ऑडिट किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, तो उससे आपको बहुत सारे लेसन्स लर्न करने का मौका मिलता है जो कि आप नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि आप ना करें। द नेक्स्ट थिंग इज यूजिंग सॉफ्टवेयर टू असिस्ट इन प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। यहाँ तक अब आपके सारे पेजेस जो हैं वो प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट के कंप्लीट हो गए हैं और अब आपके पास ये जो स्लाइड है ये आपको बता रही है कि आप सॉफ्टवेयर को किस तरह से इस्तेमाल करके प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में हेल्प ले सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हेल्प इन राइटिंग प्रपोजल्स। आप सबको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट लिखने के लिए, प्रपोजल्स लिखने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। स्प्रेडशीट हेल्प इन इवेलुएटिंग सप्लायर्स। स्प्रेडशीट जो है वो इस्तेमाल होती है आपके सप्लायर्स के लिए, मतलब आपके सप्लायर्स को इवेलुएट करने के लिए। जो आप कैलकुलेशंस करते हैं, ये जो आप टेबुलर सारे काम करते हैं, ये सारे के सारे आपको हेल्प करते हैं। स्प्रेडशीट्स बनती हैं, आप कंपैरिजन कर सकते हैं, तो आप एक्सेल को इस्तेमाल करके वो एनालिसिस कर सकते हैं। अगला पॉइंट है आपके पास डेटाबेस हेल्प ट्रैक सप्लायर्स एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एड इन प्रेजेंटिंग प्रोक्योरमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सो आपके पास जो डेटाबेस है वो हेल्प करती है आपके सप्लायर्स को ट्रैक करने के लिए, क्योंकि आपके पास जो है वो सारी डिटेल्स आ गई होती हैं। सो आप डेटाबेस को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने उस पर्पस के लिए। सप्लायर्स की डेटाबेस होगी तो आप उसमें से अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन जो है वो सर्च आउट कर सकते हैं।
प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो है वो हेल्प करते हैं प्रेजेंटिंग प्रोक्योरमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जो प्रोक्योरमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जब आपने उसको प्रेजेंट करना है तो आपके पीपीटीज जो है वो हेल्प कर सकती है। तो यहाँ पर आपका तकरीबन पूरा एमएस ऑफिस जो है वो कवर हो जाता है, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस और आपके पावर पॉइंट सारे जो है वो हेल्प कर सकते हैं प्रोक्योरमेंट में। Then वो लिख रहा है in the late 90s and early 20s, many companies started using e-procurement software to do many procurement functions electronically. अब बहुत सारी कंपनीज ने ई प्रोक्योरमेंट तरीके को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि बहुत सारे फंक्शंस को आप ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म कर सकें, उसके लिए आपको मैनुअली कुछ टाइप करके डेटा एंटर करने की जरूरत ना पड़े। पॉइंट नंबर 3 में है कंपनी सच एज कॉमर्स वन, अरीबा, कॉन्फी टेक्नोलॉजी, सैस एंड बैंक प्रोवाइड कॉर्पोरेट प्रोक्योरमेंट सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। मतलब ये अब इस तरह की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो कि काइंड ऑफ आपको एक आउटसोर्सिंग प्रोवाइड कर देती हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर देती हैं, सर्विसेज आउटसोर्स कर देती हैं ताकि आप उनकी सर्विसेज को इस्तेमाल करके अपनी कंपनी के लिए प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट कर सकें। लास्ट पॉइंट है organizations also use other internet tools to help find information on suppliers और ऑप्शन गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो आपको इस तरह से हेल्प कर सकती हैं कि आप इंटरनेट के ऊपर मौजूद बहुत सारे टूल्स को इस्तेमाल कर सकें और सप्लायर्स को उनकी ऑप्शन के लिए, उनकी गुड्स की ऑप्शन के लिए, उनकी सर्विसेज की ऑप्शन के लिए हेल्प प्रोवाइड कर सकें। तो ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो आपके पास प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट को एज इन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के लिए अवेलेबल है। So this is it about today's lecture, and here we have ended about the topic that is procurement, project procurement management. I hope you have a fair understanding of this topic, and I hope that the voice problem or issue has also been resolved, and you've heard all what I have told you. And for the rest, if you have any question, you can always welcome to email me at iqra.iqbal@ue.edu.pk, or you can upload your comments on, or you can add your comments on PCR so that I can reply you for that soon. So take good care of yourself and your family. Till the next lecture, take care. Allah.